दर्पण इस प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 के अंक के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी की। भारत में जनवरी 2025 के बीच में, जनवरी 2025 के इस अंक में नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई हैं, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको निश्चित रूप से पीछे जाकर देख लेंगे। चलिए आइए अपने विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं, चलते हैं इसके मुख्य बिंदु के ऊपर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देय राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। एमएसएमई आईपीओ के आवेदन के लिए न्यूनतम राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया का चौथा चरण प्रारंभ कर दिया गया। व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस आंतरिक सरकारी आयोग की बैठक नई दिल्ली में हुई संपन्न। पशुधन उत्पादों की वृद्धि के लिए पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी। भारत दूध और अंडे के उत्पादन में पहला और दूसरा स्थान बनाने में सफल। भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के 8 वर्ष हुए पूर्ण। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को लॉन्च किया गया। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बिंदुवार तरीके से एक एक खबरों को देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या वैसे खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो खबर आ रही है। खबर ये आ रही है, आपको याद होगा कि जब बजट सत्र चल रहा था 2024-25 का, इस बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा ज़्यादातर बात एमएसएमई को लेकर की गई थी। और एमएसएमई कहीं से कोई दो राय नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और यहाँ पे प्रोत्साहन देने की बात लगातार चल रही थी। इसी संदर्भ में आप लोगों को याद होगा कि 8 अप्रैल 2015, इस डेट को याद रखेंगे, 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार के द्वारा एक योजना लेकर आई गई थी, जिस योजना को मुख्य रूप से PMMY अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से हम सभी जानते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था गैर कोऑपरेटिव एवं गैर कृषि क्षेत्र में लघु एंड सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्रोत्साहन देना। और इस प्रोत्साहन देने के लिए मिनिमम 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, ऋण दिए जा रहे थे, और मैक्सिमम 10 लाख रुपए की ऋण राशि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही थी। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जब इस योजना को प्रारंभ किया गया 8 अप्रैल 2015 को, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 कैटेगरी या 3 वर्ग बनाए गए थे। पहला जो वर्ग था वो जिसको हम शिशु कहते हैं, जिसको शिशु नाम दिया गया था, और ये कुल मिला के जो भी छोटे उद्यमी हैं उनके लिए 50,000 रुपये तक के ऋण को दे रहा था। शिशु से आगे बढ़ने के ऊपर यहाँ पे यदि व्यापार सफल होता है तो उसे किशोर दिया जाता था, और यहाँ 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान था। और इसको भी यदि किसी ने चुकाया है, उद्यमी ने चुकाया है, तो उसके बाद तरुण होता था जो इसका टॉप मोस्ट लेयर होता था। यहाँ पे 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक सरकार देती थी। लेकिन इसमें प्रावधान ये था कि आप लगातार आप लोन को दे रहे हैं, जो कर्ज आपने लिया है, यदि एक के बाद एक आपने
पेमेंट किया है तो उसके बाद आपको ये मिल रहा था। सरकार इसकी सफलता को देखते हुए, पूरे देश में इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि तरुण के अलावा इसका एक और कैटेगरी तरुण प्लस अब इसमें जोड़ दिया गया है। तरुण प्लस में जो उद्यमी, जो छोटे उद्यमी हैं, ध्यान ये देंगे आपकी, ये छोटे उद्यमियों के लिए है। छोटे उद्यमी जिन्होंने 10 लाख रुपए तक का व्यापार सफलतापूर्वक कर लिया है और उनका व्यापार अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए सरकार एक और योजना लेकर आई है और इसके अंतर्गत अब तरुण प्लस हो गई है। तरुण प्लस के अंतर्गत अब सरकार 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो अब देने के लिए सूचीबद्ध कर दी है और इसको लेकर सरकार ने अभी हाल फिलहाल में औपचारिक घोषणा 24 अक्टूबर 2024 को कर दिया है। इस डेट को याद रखेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तरुण प्लस की घोषणा कब की गई। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहला कि हाल ही में जो बजट आया था उसमें इसका जिक्र भी किया गया था, तो सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना कब या प्रारंभ कब किया गया, तो इस डेट को याद रखेंगे। 24 अक्टूबर 2024 को इसको प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का प्रावधान है जो उद्यमी को दिया जा सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मुख्य रूप से भारत स्तर पे MSME को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है। इस चीज़ के लिए जो गारंटी है, जो इस ऋण की गारंटी है, उस ऋण की गारंटी के लिए एक एजेंसी है जिस एजेंसी को हम लोग क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स कहते हैं। तो इस संस्था के अंतर्गत इस लोन के लिए या ऋण के लिए गारंटी भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख तक के ऋणों के लिए गारंटी यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के तहत ये सारी की सारी राशियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए, तो इस खबर में इतना ही और जानने वाली बात हमारे लिए रही शिशु तरुण प्लस में कितना योजना दिया जा रहा है, कब इसे अधिसूचित किया गया था और प्रधानमंत्री योजना को कब लॉन्च किया गया था और कितने पैसे इसमें अब बढ़ा के कर दिया गया है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक और छोटे उद्यमियों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। हाल ही में SME, स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, SME IPO को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और बाद में प्रस्तावित है कि इसको 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए भी कर दिया जाए। तो इनिशियल ऑफरिंग के लिए ये जो शुरुआत 1 लाख रुपए की है, इसकी आज नहीं की गई थी। ये 2014 में भी 2014 से ये 1 लाख रुपए की राशि बनी हुई थी। इस चीज़ में हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो SME होता है, SME जिसको हम लोग स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है ये इसको जानने की आवश्यकता है कि SME IPO होता क्या है। तो ये IPO SME के अंतर्गत ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें। तो ये डिफिनीशन की हम बात करेंगे तो इसको कहा जाता है कि शेयरों की वह पेशकश जिसके जरिए कोई निजी कंपनी, अर्थात शेयरों का एक ऐसा पेशकश जिसके अंतर्गत कोई निजी कंपनी हो या निगम हो अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा चाहता है कि 100 रुपये उसके पास है तो उसका कुछ हिस्सा जैसे 20% या 30% हो, तो उसका कुछ हिस्सा खुले बाजार में यदि वो बेचना चाह रहा है तो छोटे खुदरे निवेशकों को जोखिम से बचाने के लिए, अब हो सकता है कि उसने अपना हिस्सा बेचा अब कंपनी डूब भी जाए, तो ऐसे चीज़ों से बचाने के लिए, निवेशकों को जोखिम से बचाने के लिए आवेदन के लिए जो पहली राशि है उसमें न्यूनतम राशि पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर सेबी का प्रस्ताव है कि पहले इससे 2 लाख रुपए किया जाए और फिर इसको बढ़ाकर अंततः यदि इसकी मॉनिटरिंग, इसकी सफलता यहाँ मिलती है तो इसको 4 लाख रुपए भी कर दिया जाए। इस चीज़ से लिस्टिंग आप देखेंगे तो हाल ही के वर्षों में IPO जारी करने वाले निगमों एवं इनके आवेदकों की संख्या में, कारण इसका यही बना है कि हाल ही में
निगमों एवं इनके आवेदकों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। लघु एवं मध्यम उद्योगों में जोखिम अधिक होने के कारण लिस्टिंग के बाद इनके शेयर मूल्यों में लगातार गिरावट आने की संभावना बनी रहती है। इससे निवेशकों का पैसा फंस जाने का डर रहता है और छोटे निवेशकों को ऐसे जोखिम से बचने के लिए एमएसएमई उद्योगों में निवेश की न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए तक रखी गई थी, ताकि ज़्यादा का नुकसान यहाँ पे नहीं हो। और इस सीमा को आज नहीं, 2014 से पहले इसको निर्धारित किया गया था। और आज के समय में आवेदकों में अभी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटर्स आ रहे हैं और लगातार आप जो छोटे छोटे बिजनेस है वो ग्रो कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में आवेदकों की तेज़ी से बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए छोटे निवेशकों को इसमें जोखिम से बचाने के लिए निवेश की इस सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए और बाद में 4 लाख रुपए तक का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रस्ताव याद रखेंगे कि सेबी के द्वारा किया गया है। शेयर बाजार से जो भी चीज़ें हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उसे सेफ करने का जो प्रावधान है वो सेबी के लिए है। सेबी इसकी देखरेख करता है, अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं सेबी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। और ये सेबी की स्थापना याद रखेंगे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। लेकिन जब इसका एक्ट आता है तो 1992 एक्ट के माध्यम से इसे एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी का पावर दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, सेबी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो भी हमारे मार्केट में शेयर मार्केट से जो भी प्रावधान होते हैं उसकी सिक्योरिटी का काम सेबी ही करती है। चलिए, तो इस खबर में इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं। अगला खबर जो आ रहा है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से आ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण, जिसे हम लोग जानते हैं आरआरबी के नाम से, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, ग्रामीण स्तर पे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ग्रामीण स्तर पे क्या किया जा रहा था, इकोनॉमिकल इंक्लूजन किया जा रहा था। इसके लिए इस बैंक को स्थापित किया गया था और ये काफ़ी पुराना बैंक है, जिसकी स्थापना आप देखेंगे, डेट की बात करेंगे तो 26 सितंबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। और इस आरआरबी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण स्तर पे वित्तीय समावेशन को बढ़ाना देना था, लोगों तक बैंकों को लेकर आना था, लोग कृषि के अंतर्गत फंडिंग करना था, फंड के लिए बैंक को लेकर आना था। और 75 वर्षों के बाद आप देख रहे हैं, 1975 के बाद आज 2024 आ चुका है। और पूरे भारत में यदि बात करेंगे तो पूरे भारत में इसका जाल बिछा हुआ है और आरआरबी का जो अधिनियम है वो अधिनियम है 1976 का अधिनियम है। अब सरकार ने इस बैंकों पे काम करने के बाद आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में इसकी जो संख्या थी 200 से ज़्यादा थी और सरकार एक लक्ष्य निर्धारित की है। यहाँ पे सरकार का कहना है कि अब एक राज्य एक क्षेत्रीय बैंक होना चाहिए। जो उद्देश्य है, आप कभी मेंस लिख रहे हो तो वहाँ भी इसका जिक्र कर सकते हैं, एक राज्य एक क्षेत्रीय बैंक होगा। ठीक है, तो एक राज्य एक क्षेत्रीय बैंक के अंतर्गत सरकार इसको स्थापित करने के लिए अब यहाँ से कर क्या रही है, तो अब यहाँ पे विलयीकरण की योजना को प्रारंभ कर दिया है सरकार ने। आज के डेट में भी यदि आप देखेंगे तो अधिकांशतः भारत में जो 28 राज्य हैं हमारे पास, वहाँ सभी जगह मुख्यतः अधिकांशतः राज्य में आप 2-2 आरआरबी को देखेंगे। यहाँ तक कि आप बिहार को भी देखेंगे तो बिहार में भी नॉर्थ आरआरबी की संख्या आपको 2 मिलेगी, एक नॉर्थ में मिलेगा आपको और एक साउथ में मिलेगा। तो सरकार की अब नीति यहाँ से ये रह गई है कि सरकार अब इनकी संख्या को रिड्यूस करना चाहती है, हर राज्य में एक क्षेत्रीय बैंक हो और वो काफ़ी मजबूती से काम करे। आपको पता है कि आरआरबी में काफ़ी ज़्यादा घाटे में बैंक रहती है, इसके जो भी इसको लोन मिलता है वो लोन चुकाया नहीं जाता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या रही है सरकार के लिए इसको टैकल करना। तो सरकार ने इस चीज़ से निदान प्राप्त करने के लिए 2004 से 2005 में विलयीकरण की प्रक्रिया को सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया था। और ये जो प्रक्रिया है आप देखेंगे कि ये 3rd चरण है। 2024 में आप बात करेंगे कि ये सरकार यहाँ जो इस बैंक को लगातार घटा रही है, लगभग 200 की संख्या हुई थी, तो उस संख्या को सरकार ऑलरेडी घटाकर 43 तक ला चुकी है।
अब सरकार इस तीसरे चरण में काम कर रही है और ये तीन चरण ऑलरेडी 2000, ये जो तीसरा चरण है, 3 चरण हो चुका है 2020-21 तक, तीसरा चरण हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि चौथे चरण के अंतर्गत तीसरे चरण में 196 बैंक हुआ करते थे, जहां पे इसकी संख्या को घटाकर 43 कर दिया गया है। अब सरकार चाह रही है कि इस 43 जो बैंक आरआरबी के हैं, इस बैंक को इस चौथे चरण के अंतर्गत अब 28 लाया जाए। चूँकि देश में 28 राज्य हैं तत्काल अभी के समय में, तो 28 राज्य जो कि सरकार के इस एक राज्य एक आरआरबी के नीति को स्पष्ट करता है। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ पे 43 से 28 होगा और ऐसे में 15 क्षेत्रीय बैंकों का अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा, ये विलय कर जाएंगे। अब थोड़ा सा आरआरबी के बारे में जानने की ज़रूरत है कि आरआरबी को फंडिंग कहाँ से मिलता है, आरआरबी एक किस तरह का बैंक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये रीजनल रूरल बैंक है और इस बैंक की स्थापना, सबसे पहले बैंक जो पहला आरआरबी आया था वो 1975 में आया था और 1975 में जो बैंक आया था उसको प्रथमा बैंक के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये फैक्ट है, इसको आप पीटी फैक्ट के नाम से याद रख सकते हैं। और ये बैंक जो था वो प्रथमा बैंक के नाम से इसको लाया गया था और सिंडिकेट बैंक के द्वारा इसको फिनांस मिला हुआ था। सिंडिकेट जो बैंक थी उसको इसने फिनांस किया था और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, यूपी के मुरादाबाद में था। तो इस बात को आप फैक्ट को याद रखेंगे, क्योंकि ये फिटी फैक्ट बन गया है, आरआरबी अभी लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो मेंस में भी इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है इकोनॉमी के सेक्शन में, और पीटी तो खैर है ही है। अच्छे स्तर का एग्जाम जहाँ भी होता है, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा हो और अच्छे स्तर का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, खासकर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए जो स्टेट लेवल पे हो रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। चलिए, अब इसके अंतर्गत आज के डेट में फंडिंग की बात करें तो इसमें फंडिंग कैसे होता है, इसको फंड कहाँ से मिलता है, क्या इसको सरकार 100% वित्त प्रदान करती है? किसी बैंक को सरकार 100% वित्त प्रदान नहीं कर रही है, इस बात को आपको याद रखना होगा। तो सरकार इसमें कैसे फंडिंग कर रही है, तो याद रखना होगा आपको कि 50% जो इसकी फंडिंग है, 50% जो फंडिंग है वो सेंटर के द्वारा होता है, केंद्र के द्वारा होता है, और 15% जो फंडिंग है वो स्टेट खुद करती है। ऐसे में इस चीज़ को याद रखेंगे, जैसे 100 रुपये है यहाँ पे, तो 50% हमारे पास जो फंडिंग है वो सेंटर के द्वारा आता है, 15% जो फंडिंग है ये यहाँ पे स्टेट के द्वारा किया जाता है, और बचा हुआ जो 35% की फंडिंग है, इस 35% की फंडिंग एक कंसर्न बैंक किया करती है, जो भी बैंक इसको फाइनेंस कर रही होती है। ठीक है, तो ये 100% जो है ये इसकी स्थिति है। आज के डेट में यदि आप देखेंगे 2024 तक, जहां विलयीकरण की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ हुई है, वहां तक हमारे पास जो आरआरबी की संख्या है वो 43 है, लेकिन सरकार जब इसको कम करेगी तो अब 28 तक इसको लाके रख देगी, 15 बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज के डेट में यदि सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय बैंक किसी के पास है तो वो किसके पास है, आंध्र प्रदेश के पास है। इस चीज़ को याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के पास 4 क्षेत्रीय बैंक है। वहीं आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के पास 3 क्षेत्रीय बैंक है और वेस्ट बंगाल के भी पास 3 क्षेत्रीय बैंक है। वहीं जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों में आप ले सकते हैं, बिहार को ले सकते हैं, आप गुजरात ले सकते हैं, एमपी ले सकते हैं, राजस्थान है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, जेएनके है, इन सारे के पास 2-2 है, मतलब एक राज्य में 2-2 बैंक है। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण खबर है और हमें उम्मीद है कि इस खबर से कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में कुछ वृद्धि हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले न्यूज की तरफ चलते हैं और ये हमारे पास एक इंटरनेशनल इकोनॉमिकल न्यूज है। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल न्यूज, ये पिक्चर बड़ा ही वायरल हुआ था। यहाँ प्रधानमंत्री को आप देखें कि हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ये मामला जो है ये भारत की तरफ से जब प्रधानमंत्री गए थे रूस, वहाँ का है जहाँ पे हाईएस्ट ऑनर इनको दिया गया था। लेकिन चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, द्विपक्षीय वार्ता किस संदर्भ में, तो संदर्भ हमारा रहेगा यहाँ पे इकोनॉमिकल। एक टर्म आपको याद रखना चाहिए जिस टर्म को हम कहते हैं IRIGCTE, इस टर्म को याद रखना चाहिए। क्या है ये, तो इसको कहते हैं इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ट्रेड एंड
इकोनॉमिक, ट्रेड एंड इकोनॉमिक, साथ में आप जोड़ लें इसको साइंटिफिक एंड कल्चरल कॉरपोरेशन। मतलब भारत और रसिया के बीच में जो भी व्यापार होता है, व्यापार विभिन्न क्षेत्रों में, जो भी भारत का व्यापार किसके क्षेत्र में होता है, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, एनर्जी के फील्ड में हो, तो इसके बीच में प्रतिवर्ष आप देखेंगे कि भारत और रसिया के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता होती है। विदेश सचिव इसमें बैठे रहते हैं और भारत और रूस दोनों ही अपने काउंटर पार्ट के साथ आगे के वर्षों में किस तरीके से इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार चलेगा, इसके ऊपर वार्ता हो रही है। अब ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट अभी हो गया है क्योंकि रूस जो है अभी युद्ध में फंसा हुआ है, यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और ऐसे में रूस के पास जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो बड़े स्तर पे है और भारत लगातार अपने व्यापार के माध्यम से इनडायरेक्ट वे से अपने सबसे विश्वासी दोस्त को लगातार मदद करने पे लगा हुआ है। हालांकि आप देखेंगे यदि आंकड़ों को तो भारत का निर्यात गिरा है, बहुत ही बड़े स्तर पे भारत का निर्यात गिर गया है रूस के साथ, लेकिन बावजूद भारत बड़ी ही दृढ़ता के साथ रूस के साथ यहाँ पे खड़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल जो ये सफ़र है, इस सफ़र की शुरुआत भारत और रसिया के बीच में 1992 से हुई थी। जो द्विपक्षीय वार्ता है इसकी शुरुआत 1992 से की गई थी और आज जो आप देख पा रहे हैं IRIGCT की ये 25वीं बैठक है। ये 25वीं बैठक है जो कि नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो 12 नवंबर को ये डेट याद, यदि बस डेट तो खैर नहीं पूछता है कहीं भी, 12 नवंबर 2024 को ये पूरी की पूरी बैठक जो है वो संपन्न हो गई और ये 25वें क्रम की बैठक थी। इसके पहले का जो बैठक था वो भी भारत में ही किया गया था। इस बैठक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जहाँ पे 24वीं बैठक भी आप याद रख लें, इसकी जो 24वीं बैठक हुई थी वो 18 अप्रैल को हुआ था, 18 अप्रैल 2023 को हुआ था, वो भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो इसमें कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं। ये आंकड़े आप कहीं भी यदि इंटरनेशनल रिलेशंस लिख रहे हो आप तो उसके लिए ये ताज़ा आंकड़ा है और रूस के साथ संभव है कि प्रश्न हमारे पास आए, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन में अभी रूस के साथ हमारा कैसा सहयोग होना चाहिए उसके लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस आंकड़े के अनुसार ये बताया गया है कि भारत और रूस के बीच में 2023 के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार रहा है वो लगभग 66 अरब डॉलर का रहा है। कितना रहा है? 66 अरब डॉलर का रहा है और लक्ष्य है कि 2030 तक इस 66 को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक लाया जाए। 2030 तक 100 अरब डॉलर को इसको लाया जाए और इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 90% भुगतान होगा वो भुगतान क्या होगा? स्वदेशी होगा, वो स्वदेशी मुद्रा के अंतर्गत होगा। मतलब भारत रुपए में यहाँ पे भुगतान कर सकता है। अब यहाँ पे रुपए में भुगतान इसलिए है क्योंकि रूस के व्यापार में रूस के यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा कई सारे इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसके कारण भारत इनको डॉलर में डायरेक्ट भुगतान नहीं कर सकता है। और इस चीज़ के भुगतान के कारण आप देखेंगे कि अभी स्थानीय मुद्रा को लेकर बात बनी है और इसमें भारत के लिए हालांकि यहाँ पे फ़ायदा रहेगा कि स्थानीय भुगतान यदि हो रहा है। तो इसके अंतर्गत कुछ और भी आंकड़े निकल कर आए हैं। इसमें आपको याद रखना चाहिए कि क्या इंपोर्ट होता है और क्या एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप याद रखेंगे तो भारत की तरफ से जो रूस को दिया जाता है और भारत से जो मंगाया जाता है, रूस से जो आता है, तो रूस आपको पता है कि मिनरल रिच कंट्री है। इसके पास एक बहुत नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है और भारत मुख्य रूप से ऊर्जा की पूर्ति अभी रूस से कर रहा है। भारत में आप देखेंगे कि जो भी भारत ने व्यापार किया है, इस व्यापार का लगभग 66 अरब डॉलर का, जो भी 60 अरब डॉलर का व्यापार था, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा जो व्यापार हुआ है भारत का वो कच्चे तेल के रूप में हुआ है। भारत ने बड़ी मात्रा में
रूस से क्या खरीदा है, कच्चा तेल खरीदा है। तो जो व्यापार हो रहा है उसमें आप इम्पोर्टेंट देखेंगे कि रूस से क्या आ रहा है। तो एक तो कच्चा तेल आ रहा है जिसको हम क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। दूसरा यूरेनियम आ रहा है। भारत रूस की सहायता से कई सारे अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में, जहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कुडनकुलम वाला प्रोजेक्ट आप देख लें, तो यहाँ पे रसिया के सहयोग से भारत में क्या हो रहा है, अभी न्यूक्लियर प्लांट का स्थापना हो रहा है। तो यूरेनियम की आपूर्ति भी वहाँ से हो रहा है। इसके अलावा रूस से हमें कोयला की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उर्वरक के लिए हम लोग बहुत बड़े स्तर पे डिपेंडेंट हैं भी रूस के साथ। तो ये 5 जो हैं, जिसमें 3 ऊर्जा के क्षेत्र आपको नज़र आ रहे हैं, एक जो है ये उर्वरक है, और इसके अलावा डिफेंस का तो खैर अलग है ही हमारे पास। सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा अलाई है हमारे लिए डिफेंस के सेक्टर में। और भारत एक्सपोर्ट क्या करता है, तो एक्सपोर्ट के मामले में आप देखेंगे तो इस वर्ष 2023 में भारत का एक्सपोर्ट और भी कम हो गया है। और मुख्य रूप से भारत यहाँ से क्या करता है, दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल का। तो व्यापारिक घाटा होने के बावजूद भी भारत रूस के साथ बहुत ही मजबूती से खड़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस हमारा सर्वकालिक मित्र रहा है। किसी भी सूरत में रूस भारत और भारत चीन का जो मामला आप देख रहे थे अभी हाल फिलहाल में, जो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पे जो सहमति बनी है, उसके पीछे भी रूस ही था। रूस ने मीडिएशन इसमें मध्यस्थता किया था। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और जो अगला खबर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। यहाँ पे देखें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये एक आप देखेंगे डेटा, आप बिल्कुल रूप से पढ़ेंगे इसको, डेटा याद रखेंगे। 2023-24 के लिए देश में पशुधन उत्पादों में वृद्धि हुई है। पशुधन मतलब जो भी हमारे पास हस्बेंड्री जो फील्ड है उसके, इसको क्या कहते हैं इस चीज़ को, इसको कहते हैं मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो भी है इसको मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट कहते हैं, इसको याद रखेंगे अब, ठीक है। तो लाइव स्टॉक इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के अंतर्गत किसी चीज़ की चर्चा होती है, अंडा का चर्चा होगा यहाँ पे, दूध का चर्चा होगा यहाँ पे, मांस का चर्चा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऊन का चर्चा होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 2023-24 में इसका आंकड़ा जो है वो पशुपालन विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसको हम लोग बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स कहते हैं। ये जो आंकड़ा आया है ये सरकारी आंकड़ा है, और ये BAHS का आंकड़ा है। BAHS के बारे में भी आप लोग याद रख लेंगे कि इसको बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक कहते हैं। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक। यदि आप नोटबुक के साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से इसको लिख लेंगे। और ये आंकड़ा 26 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। इस आंकड़े में स्पष्ट रूप से ये बताया है कि दूध के उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। पहले से भी था और अभी भी बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो अंडा का उत्पादन है उसके उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा देश यहाँ पे बना हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे किस देश के साथ यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा मुख्य रूप से, यदि आप देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए, तो राज्यों को कौन सा राज्य जो है इसमें सबसे ऊपर बना हुआ है, इस चीज़ को आप देखें। सबसे पहले आइए देखते हैं दूध के उत्पादन में क्या स्थिति है। तो दूध के उत्पादन में यदि आप देखेंगे तो दूध के उत्पादन में सबसे जो बड़ा राज्य है हमारे पास वो यूपी है, नंबर 1 पे है, जहाँ पे 16.21% जो है वो पूरे देश के उत्पादन का हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दूसरे स्थान पे राजस्थान है। बहुत ज़्यादा डीप डाटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राज्य याद कर लें आप। उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे गुजरात है, पाँचवें पे महाराष्ट्र है। तो आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान को याद कर सकते हैं। वहीं यदि आप अंडे के में देखें तो अंडे में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है, 78.5 लगभग 18%। दूसरे स्थान पर यहाँ पर तमिलनाडु है। उसके बाद आप देखें मांस के उत्पादन में, तो सबसे ज़्यादा जो मांस का उत्पादन है रेड मीट, तो उसे पश्चिम बंगाल यहाँ पे टॉप पे है, और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ऊन के उत्पादन के मामले में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, अर्थात भेड़ जो है वो भेड़ का पालन यहाँ पे होता है। तो बड़ी संख्या में क्या होता है यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। और दूसरे स्थान पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। तो ये क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रही है। यदि आपको नहीं मालूम है तो ऊन के उत्पादन में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। क्यों गलती करेंगे? क्योंकि राजस्थान जो है वो गर्म प्रदेश है
वहीं पे आप देखें इस राज्य को जम्मू कश्मीर जो है वो ठंडा प्रदेश है, तो आप ऑप्शन में देखते ही जम्मू कश्मीर को लगा दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान जो है उनके उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के उत्पादन के बारे में राज्य याद कर लेंगे। टेबल फॉर्म में कहीं आप नोटबुक रखे हैं तो नोटबुक में आप निश्चित रूप से इस चीज़ को लिख लेंगे। चलिए अगले आंकड़े की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, भारत का 43वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो नई दिल्ली में संपन्न हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जिसको हम लोग IITF के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लोगो देख पा रहे हैं, IITF कहते हैं इसको। तो IITF का मतलब होता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहते हैं। तो ये व्यापारिक मेले का जो आयोजन है, इस प्रतिवर्ष आप देखेंगे कि इस व्यापारिक मेला का आयोजन किया जाता है, और इस बार जो आयोजन किया गया है 14 से 17 नवंबर 2024 के बीच में ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने वैश्विक प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने रखना, और भारत ऐसे में पूरी दुनिया के सामने, और ये एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला भी था, इस बात को याद रखेंगे। नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। मंडपम, भारत मंडपम जो है वहाँ पे इसको संपन्न किया गया है प्रगति मैदान में। और यहाँ पे जो वाणिज्यिक मंत्री हैं उसका नाम याद रखेंगे, अभी कौन से हैं, तो पीयूष गोयल जो है वो हमारे अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। इनके द्वारा इसको संबोधित किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। और इस पूरे भागीदार के दौरान आप देखेंगे तो लगभग 3500 से अधिक देश विदेश के प्रदर्शकों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ था। एशिया का ये सबसे बड़ा ट्रेड मेला था, और इस मेले का थीम यदि आप देखेंगे, और 43वें क्रम का था ये। भारत के साथ साथ देश कितने आए थे, तो भारत के साथ साथ 11 भागीदार देशों की सहभागिता यहाँ पे रही है। जो इसका थीम रहा है, थीम पूछ लेता है एग्जाम में, अभी भी देखिएगा बीपीएससी के एग्जाम में वर्ल्ड ट्रेड वाला क्वेश्चन पूछे हुए था। तो यहाँ पे विकसित भारत याद रखेंगे इसको, विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, ये इसका थीम रखा गया था। और निर्यात की जो क्षमता के लिए कहा गया था वोकल फॉर लोकल, इसमें 2 शब्द याद रखेंगे। मीन्स यदि आप लिख रहे हैं तो वहाँ भी इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा इम्पैक्टफुल होगा। वोकल फॉर लोकल याद रखेंगे एंड लोकल फॉर ग्लोबल याद रखेंगे। तो भारत इन थीम के साथ लोकल फॉर ग्लोबल है ना, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर वर्ल्ड, ये भी अभी मेड फॉर वर्ल्ड। तो भारत का ये भी नारा चल रहा है कि पूरी दुनिया के लिए भी अब एक प्रोडक्शन हब के रूप में भारत डेवलप हो। और यहाँ पे जो निर्यात क्षमता को लेकर कहा गया है कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो साझीदार राज्य रहा है इस बार साझीदार राज्य के रूप में बिहार और यूपी को रखा गया है। और साथ ही साथ यदि आप फोकस स्टेट की बात करेंगे, इस बार फोकस स्टेट कौन था, तो झारखंड इस बार 24वीं ट्रेड फेयर के अंतर्गत फोकस राज्य था। तो इसमें और भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे। 27 नवंबर को इस मेले का समापन कर दिया गया अंततः, और ये ट्रेड मेला फिर अगले वर्ष होगा। तो इसको याद रखेंगे, देख लें यहाँ पे 14 से 27 नवंबर के बीच में हुआ था। और आप देख पा रहे हैं कि भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। लास्ट बट वन है ये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ग्रामीण योजना के अंतर्गत आप देखें कि आवास योजना जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस आवास योजना की शुरुआत आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में आवास ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण और शहरी स्तरों पे बीपीएल के लिए याद रखेंगे, बीपीएल के लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उन सभी के लिए आवास योजना को लाया गया था, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। और इस आवास योजना को 2 भागों में लाया गया था, एक रूरल और एक अर्बन, अर्थात ग्रामीण और शहरी। शहरी को पहले लॉन्च किया गया था, 2015 में लाया गया था, और जो रूरल आया था वो 2016 में लाया गया था। तो अब यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं अर्बन की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की हम लोग बात कर रहे हैं, 2015 में लाया गया था। और ग्रामीण जो है वो, यदि आप एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 20
नवंबर 2016 को इसको प्रारंभ किया गया था। और तत्काल यहाँ पे इसके अब 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार ने अब यहाँ पे 8 वर्ष पूरे होने के बाद आंकड़े जारी किए हैं और इस आंकड़े में कहा गया है कि इस ग्रामीण योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है 8 वर्षों के बाद। इसमें होता क्या है, तो जो भी लाभार्थी होते हैं इसके अंतर्गत विभिन्न क्राइटेरिया है, खासकर आय का क्राइटेरिया है। तो इस क्राइटेरिया में ग्रामीण जो वर्ग के अंतर्गत है उनको 1.20 लाख मतलब 1,20,000 रुपये का इनको क्या किया जाता है, वित्त प्रदान किया जाता है। और ये भी 3 किस्तों में वित्त दिया जाता है। सबसे पहले एडवांस दिया जाता है, फिर उसका जब आप घर बन जाते हैं, फ़ोटो दिखवाते हैं तो उसका दूसरा फेज होता है, और जब कंप्लीट हो जाता है तब ये तीसरा फेज होता है। और इस तरीके से 1,20,000 रुपये सरकार के द्वारा 3 किस्तों में दिए जाते हैं। यहीं यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा 1.3 लाख मतलब 1,30,000 रुपये की फंडिंग की जाती है। और इस ग्रामीण के साथ साथ सरकार और भी उस घर के लिए क्या देती है, तो शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये का अनुदान वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जिसका भी ये घर है बीपीएल के अंतर्गत है, 90 से 95 दिनों के लिए मनरेगा के अंतर्गत इसको गारंटी रोजगार मिलता है 90 से 95 दिनों का। जल जीवन कनेक्शन के अंतर्गत नल से जल मतलब टैब मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या मिल सकता है, तो उज्ज्वला कनेक्शन मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको एक गैस सिलेंडर मिलेगा। और जो ये घर बनेगा उसमें 100% जो स्वामित्व होगा वो महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। तो सरकार की अपनी एक योजना है और ये योजना ग्रामीण स्तर पे काफ़ी सफल योजना रही है। ग्रामीण स्तर पर जो भी लोग हैं लगभग 100% इस योजना का फ़ायदा उठा चुके हैं। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। एक बस यहाँ से जाने वाली बात हो सकती है कि 2016 का आंकड़ा आप याद रह सकते हैं, कितने मकान बने वो आंकड़ा तो खैर आपसे नहीं पूछता है, और कितना पैसा मिलता है ये आपसे पूछ सकता है। और जो शहरी वाला है उस शहरी वाला के अंतर्गत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास मिलता है। चलिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को प्रारंभ कर दिया गया है। जो बजट चल रहा था 2024 के बजट में, 24-25 के बजट में आप देखिएगा कि वित्त मंत्री के द्वारा भी इसकी घोषणा की गई थी। अब इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है, ठीक है। और अधिसूचित करके अब सरकार ने कहा है कि जो खेती अब शुरू की जा रही है, कब अधिसूचित किया गया है इस डेट को याद कीजिएगा, तो 25 नवंबर 2024 को सरकार ने इसके लिए आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि, तो प्राकृतिक कृषि होता क्या है इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आप प्राकृतिक तरीके से, जैसे 2 तरह के आप खाद इस्तेमाल करते हैं खेती में, 2 तरह के खाद इस्तेमाल होते हैं। एक तो ज़्यादातर यूरिया जैसे खाद जो कि केमिकल्स से बने होते हैं, और ये केमिकल से आप खाद लेते हैं, प्रोडक्शन तो तत्काल लेवल पे काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन समस्या ये होता है कि मिट्टी की जो सेहत होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं उस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि उर्वरक की मात्रा किसी न किसी रूप में आप पाई जाती है। तो इसके कारण पौष्टिक जो भोजन है वो रह नहीं पाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे मिट्टी का जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इसके कारण आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी भी ख़राब होती है। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए अब सरकार ने, जैसे गोबर से खाद बनाना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा प्राचीन पद्धतियों को एक बार फिर से लेकर आना, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना, है ना, वर्मी कल्चर को लेकर आना, इन सारे चीज़ों को अब वापस से प्रारंभ करने की होड़ चली हुई है। सरकार इसको प्रमोट कर रही है और इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को लाया जा रहा है, जिसको हम लोग नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया जा रहा है। और इसका जो 15वां वित्त आयोग है हमारा, इस 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2025-26 के लिए जो इसके लिए व्यय करने का टारगेट रखा गया है, वो टारगेट रखा गया है 2,481 करोड़ रुपए, ठीक है। इस करोड़ रुपए में आप देखेंगे कि सेंट्रल के द्वारा 1,584 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी और राज्य के द्वारा भी 897 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। और ये दोनों ही आपस में मिलके इस
योजना को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक राज्य के द्वारा भी आप देखेंगे कई सारे, सिक्किम में तो कंप्लीट रूप से हो चुका है, बिहार में भी आप देखेंगे गंगा खेती के कारण गंगा के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रत्येक राज्य के द्वारा ऐसे खेती को बढ़ाने के लिए अब अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है। तो इकोनॉमिकल न्यूज़ में बस इतना ही है। लगभग 8 खबर आप देखेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो चौथा पार्ट होगा इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अभी तक क्या हमने कवर कर लिया है, तो यहाँ पे हम मैगजीन एनालिसिस कर रहे हैं। हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत मार्केट में जितने भी आप देखिए, करंट अफेयर्स को अपडेट करने का 2 तरीका है। एक तो आप डेली अपडेट कर रहे हैं, और बिना मैगजीन पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है। मैगजीन, एक डीप मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे मैगजीन में कई सारे मार्केट में मैगजीन उपलब्ध हैं, लेकिन पीडी के जो फैक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है, मार्केट में काफ़ी पुराना है। तो आप एक मैगजीन निश्चित रूप से पढ़ लें, आप किसी का ही पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका विश्लेषण मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, अपने पीटी फैक्ट को अच्छा करें। मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डाटा है, इस चीज़ को भी आप देखते रहें। तो तीसरा हमारा ये वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 अंक के अंतर्गत। पहले वाले में हमने नेशनल न्यूज़ को कवर किया है, दूसरे वाले में हमने इंटरनेशनल को कवर किया है, तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं ये इकोनॉमी को देख रहे हैं। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होने वाला है वो इसका साइंस एंड टेक का होने वाला है। साइंस एंड टेक परमानेंट नेचर का होता है, ये बदलता नहीं है, इसके आंकड़े नहीं बदलते हैं, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आने वाला जो क्लास होगा। तो साइंस एंड टेक के लिए भी आप हमसे जुड़ें। और अभी तक के वीडियो में आपको अच्छा लगा, यदि आपको लगता है कि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो निश्चित रूप से आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले और हम भी आगे वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहें। यदि उसमें कुछ त्रुटि हो रही है, कुछ कमी रही है, उसे भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख के निश्चित रूप से भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर दिया जाए और कमी और इसको ठीक किया जाए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक। और इसके अलावा, चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसके अलावा हम कुछ अपॉइंटमेंट की भी बात कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण यदि हमारा समाप्त हो जाता है जल्दी ही, तो इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, वो है 2024 जो समाप्त हो चुका है, उसका एक कंसोलिडेटेड एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। अलग अलग पार्ट्स में होगा, जो आपके किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप करते रहें। जय हिंद।